एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा अब हम लास्ट अपना टॉपिक देख रहे हैं इस चैप्टर का, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जब खत्म भी हो जाएगा। होप आपने सारे टॉपिक्स बहुत ध्यान से समझे हों, आप इसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल सबसे मेन चीज है। फिजिक्स में कंसेप्ट्स बहुत जरूरी हैं, बट उसी के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर कमांड बननी चाहिए। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉम्पिटिटिव में भी और बाकी सब चीजों में भी बहुत हेल्प करेगा, जो आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकी बच्चों से। एक एवरेज बच्चे को एक अच्छे बच्चे से, अच्छे बच्चे में देखिए बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करें नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको अलग से ऊपर निकलना है, तो आपको उसके लिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहती है। ये बच्चे बहुत ज्यादा ना फिजिक्स को रिलेट कर जाते हैं बाकी सब्जेक्ट से, और बाकी सब्जेक्ट्स में और इसमें बस एक ही चीज का फर्क है कि यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने होते, न्यूमेरिकल में दिमाग लगाना होता है। आपको फॉर्मूला पता होगा, आपको कंसेप्ट पता होगा, बट स्टिल आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन की फील लेनी है, आपको उसे समझना है। जैसे बेटा समझोगे क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएगा, और वो उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। बहुत लंबी जर्नी है अभी अपनी, धीरे धीरे करते हुए सब कुछ एकदम सटीक तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, लास्ट डेरिवेशन है एक स्फेरिकल शेल। तो पहली बात तो करते हैं एक शेल की, अगर हम बात करें तो मतलब ये एक शेल है जिसको आप हॉलो भी मान सकते हैं। देखिए हॉलो वाले होंगे क्वेश्चन अलग तरीके से देख लेंगे। आप अभी के लिए जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड शेल नहीं है, ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है, इसका सरफेस बहुत पतला सा है और आपने उसको इनक्लोज करके एक स्फीयर बना दिया है। वैसे पतली शीट थी ना, उसी शीट को इनक्लोज करके आपने एक स्फीयर बना दिया, और जो चार्ज है वो सारा इसके शेल के सरफेस पर है। इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, हम ये कह रहे हैं इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है। जो चार्ज है वो कहां पर है, सरफेस पर है। अब अगर चार्ज सरफेस पर है तो उसकी वजह से फिर से वही चीज फ्लक्स निकालनी है। देखो एक स्फेरिकल बॉडी को एनक्लोज करने के लिए सबसे आसान गॉसियन सरफेस क्या होगा, खुद एक स्फीयर। ये 2D में सर्कुलर बॉडी नहीं है, स्फीयर जैसे बॉल होती है ना वैसे। तो एक स्फेरिकल बॉडी को एनक्लोज करने के लिए मदद भी कौन करेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने किसका इस्तेमाल करा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का। अब इसे ध्यान से समझिएगा, जब हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बेटा बात करते हैं तो उसके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, फिर से वही चीजें। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ आ रही होगी, हर जगह बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही होता है नेचर में। इससे फील्ड्स कैसी आती हैं, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इससे सारी फील्ड्स जो होंगी वो कहां की तरफ होंगी, बाहर की तरफ। ऐसे करके आपने फील्ड्स बना दी। अब हम बात करते हैं किसी भी एक पॉइंट की। देखिए गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें, ये रहा गॉसियन सरफेस, इस पर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो एरिया वेक्टर भी कहां की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ ही आ रहा होगा। अगर स्फेरिकल सरफेस है, एक स्फीयर पर जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसे आता है, उसके रेडियस से बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में कौन है, एरिया वेक्टर भी है। तो आप इसको सिंपली, यहां पर तो बहुत सिंपली हम गॉस की थ्योरम लगाएंगे। बेटा यहां पर पता है दिक्कत क्या है, यहां पर आपको पहली बात तो 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, एक आउटसाइड, एक ऑन दी सरफेस और एक इनसाइड। तो अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, आउटसाइड। मतलब मान लीजिए अगर मैं आउटसाइड फील्ड निकालना चाहता हूं, ये रहा एक पॉइंट 1 जिस पर मुझे फील्ड निकालनी है, और ये स्फीयर से बाहर कहीं पे है। स्फीयर से बाहर है तो जहां पॉइंट है वहीं पर मैंने कौन सा सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस बना दिया तो टेक्निकली जो मैं इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा, उतनी ही फील्ड किससे बाहर आ रही होगी, इस फर्स्ट पॉइंट से भी बाहर आ रही होगी। देखते जाइएगा। आउटसाइड की बात करते हैं तो ये रहा पॉइंट फर्स्ट। इस पर अगर मैं पहले फ्लक्स की बात करूं तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बचपन से पता है, E डॉट ds cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों आपस में पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है वो आपस में पैरेलल आ रहे हैं। दैट मींस दोनों के बीच में जो एंगल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। और cos 0 क्या होता है, 1। तो आपका जो फाई है उसकी वैल्यू आपकी आ गई E डॉट ds, ये वाली वैल्यू। अब आप कहेंगे सर इसमें वैल्यू को ओपन कर सकते हैं, हाँ जी बेटा कर सकते हैं। बेटा ds जो है वो किसका एरिया है, वो गॉसियन सरफेस का एरिया है। गलती से भी पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, मैं नस काट दूंगा तुम्हारी भी और मेरी भी। जब भी हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो बेटा ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये रहा गॉसियन सरफेस, कैपिटल आर उसका मैंने रेडियस माना हुआ है। तो फ्लक्स का जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी E इंटू 4 पाई, और कैपिटल आर का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली। अब बात करते हैं किसकी, यूजिंग, वही बेटा हर चीज में सेम कर रहे हैं, यूजिंग कौन सा लॉ, गॉस थ्योरम, THEOREM, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही चीज, that the flux is equals to 1 upon epsilon naught times the Q enclosed, 1 upon epsilon naught times Q enclosed। निकालिए भैया।
आप कहेंगे सर हम कर देंगे इसे, मैं कहूंगा करके बताओ, आप कहोगे सर 1/ε0 टाइम्स और आई। तो क्यू एनक्लोज कैसे निकाले? बेटा गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है? आप कहोगे सर जो पूरे स्फेयर पर है। मैं कहूंगा बेटा वो कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर हमें आता है। अगर आप हमें स्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में दे दें, मैं कह रहा हूं चलो दी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आप कहेंगे सर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। मैं कहूंगा ये कौन सा एरिया लोगे? गॉसियन सरफेस का? आप कहेंगे नहीं सर, स्फेयर का एरिया लेंगे। चार्ज किसके सरफेस पे? सर आप हमें हर बार पागल थोड़ी बना दोगे। जो यहां पर एरिया आएगा ये किसका आएगा? स्फेयर का एरिया आएगा, क्योंकि ये चार्ज जो है ये किसके सरफेस पर है? स्फेयर के सरफेस पर। तो ये क्यू जो आप निकालेंगे वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। स्फेयर का एरिया, स्फेयर का रेडियस है छोटा आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहां इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? दूसरी। आप कहोगे सर फर्स्ट सेकंड को जल्दी इक्वेट करो, टाइम नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आप इक्वेट करेंगे, फाई विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको बराबर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे सर 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल। मैं कहूंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप कहोगे रुक जाओ सर, E इज इक्वल्स टू, इधर कौन बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सर इधर बच रहा है आर स्क्वायर अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये लो, ऐश करो, ये रहा फॉर्मूला आउटसाइड वाले पॉइंट पर। आप कहोगे कि सर बना तो दिया बट मजा नहीं आ रहा। मैं कहूंगा मजा क्यों नहीं आ रहा? आप कहोगे सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करा रहे हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैसे याद रखेंगे? मैं कहूंगा एक और तरीका याद करने का, इसको भी याद रखो। इसको अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो एक और फॉर्मूला याद रखना, इसी का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसे ध्यान से समझना, उसको देख के देखना तुम ऐसे खिल उठोगे, जैसे ब्लॉसम होते हैं ना, खिल उठोगे। खिलना कैसे है वो समझिए। इसी इक्वेशन को यहीं रहने दो। ये आपने E इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर बनाया था बेटा, Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही इक्वेट कर दूं, वहां से देखेगा फ्लक्स इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं सीधा इसी के बराबर रख दूं। Q एनक्लोज्ड को मैं ओपन कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं इसको ऐसे ही रहने दो, छी। आप कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट को अगर हम ब्रेक कर दें तो कुछ फॉर्मूला पहचाना बनेगा। K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचपन में पढ़ा था। तो यहां से क्या मैं एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूं 1/4 पाई K। आप कहोगे हाँ जी सर, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई K लिखूंगा तो 4 पाई K ऊपर आएगा, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में Q एनक्लोज्ड इंटू में आप क्या कहेंगे सर 4 पाई इंटू K। आप कहोगे सर 4 पाई से ना 4 पाई जल्दी उड़ा दो, उड़ा दिया। आप कहोगे सर E इज इक्वल्स टू, कुछ प्यारा दिख रहा है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। KQ अपॉन आर स्क्वायर किसके थ्रू होता है बेटा ये फॉर्मूला? आप कहेंगे सर एक पॉइंट चार्ज के थ्रू, किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो क्या होती थी? KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्या बेटा वहां पर R जो था वो डिस्टेंस था चार्ज और पॉइंट के बीच में। यहां देखिए जरा, ये R क्या है? डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर और किसके बीच में? जिस पॉइंट पर आप क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हां जी, आप ये भी कह सकते हैं that the field due to a charged spherical shell is similar to that produced by a unit positive test charge placed at the center। अगर मैं इस सारे पॉजिटिव चार्ज को कंप्रेस कर सेंटर पर रख दूं तो वो आउटसाइड पॉइंट पर उतनी ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज करता था। तो अगर आपसे कोई पूछे आउटसाइड द शेल, एक स्फेरिकल शेल के आउटसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है वो देख लो और KQ अपॉन आर स्क्वायर लगा देना बात। जिसमें से Q एनक्लोज्ड क्या होगा? Q एनक्लोज्ड वो होगा जो पूरे स्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वो तो निकाल लोगे, सिग्मा और वाले इससे निकाल लेना। अब देखो बेटा, इसी फॉर्मूले में Q एनक्लोज्ड पुट कर दोगे ना, कुछ खास नहीं करा हमने। इसी फॉर्मूले में Q एनक्लोज्ड पुट कर दोगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो फिर से यही बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू ओपन कर देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देना, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये याद करो, अगर ये भूल भी जाते हो तो ये याद करो, K की वैल्यू पुट कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू तुम्हें पता ही है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो पता होगी, इतने भी ढीठ मत बनो। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पुट करोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अभी हमने कौन से पॉइंट पर निकाला है? आउटसाइड। बेटा आउटसाइड ये जो बड़ी डेरिवेशन है,
ऑन दी सरफेस और इनसाइड तो ऐसे कर देंगे एकदम ऐसे ऐसे, मतलब थैनोस की तरह। कैसे? अब एक बात सुनो, अगर मैं इसी पॉइंट को, ये जो पहला पॉइंट है, इसे शिफ्ट करके स्फीयर के सरफेस पे ले आऊं, तो जैसे मैं इसको शिफ्ट करके स्फीयर के सरफेस पे लाऊंगा, जो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है, क्या वो बराबर हो जाएंगे? दिमाग लगाओ। आप कहोगे हाँ जी सर, बात तो सही कह रहे हो। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस को शिफ्ट करके और स्फीयर के सरफेस पे ले आऊं, तो ये जो कैपिटल आर है और जो स्मॉल आर है, उनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। और अगर वो सेम होंगी, एक मिनट, अगर वो सेम होंगी, इसको थोड़ा सा ना छोटा करके यहां रख देते हैं, अगर वो सेम होंगी तो क्या इनसाइड के लिए, अब अगर मैं बात करूं किसके लिए बेटा, सॉरी इनसाइड नहीं, अभी बात करते हैं किस पर, ऑन दी सरफेस। अगर मैं ऑन दी सरफेस की बात करूंगा, तो आप कहेंगे सर ऑन दी सरफेस के लिए फॉर्मूला तो आपने ये निकाल ही दिया था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ऑन दी सरफेस के लिए बात करेंगे तो R और R क्या हो जाएंगे? बराबर। R इज इक्वल टू R, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे याद रखना है? एक शॉर्टकट, एक शीट के थ्रू जो फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें से 2 हटा दो, ये याद रखना। या फिर एक कंडक्टिंग स्लैब, जो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया, कंडक्टिंग स्लैब से किसी डिस्टेंस पर क्या थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी तरह याद रखना। तो कैसे याद रखना है? स्फेरिकल शेल को पार्ट्स में बांटो, आउटसाइड पॉइंट चार्ज की तरह, ऑन दी सरफेस जो शीट है या फिर एक कंडक्टर है उसकी तरह, कंडक्टिंग स्लैब की तरह, और अब बात आ जाएगी इनसाइड। तो आपको क्या रखना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑन दी सरफेस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड। और आर में बेटा गलती से भी रेडियस मत पुट कर देना स्फेरिकल शेल का, वो रेडियस होगा गॉसियन सरफेस का, जहां पर जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो उसका डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से, वो आर रखना है। के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर का स्क्वायर नहीं है, ये गड़बड़ मत कर देना बस, ठीक। तो बेटा हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्फेरिकल शेल से 3 तरीके से वेरी करती है। एक हमने पढ़ लिया है आउटसाइड, एक पढ़ लिया हमने ऑन दी सरफेस। अब एक छोटा सा रह गया है जिसको हम कहते हैं कैसा? इनसाइड। अब एक बात बताओ यार, इनसाइड के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो बनाना भी इनसाइड पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं इस किसी पॉइंट पर, यहाँ पर एक पी पॉइंट है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं उस पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो देखो मैथमेटिकली तो बहुत आसान है समझना। अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड, और इनसाइड के केस में क्यू एनक्लोज्ड जो है वो क्या हो जाएगा? 0। इस गॉसियन सरफेस में क्या किसी चार्ज को एनक्लोज करा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि चार्ज तो कहां पर है? स्फीयर के सरफेस पे। तो इनसाइड जो चार्ज है वो तो क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर इनसाइड चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो गया? 0 हो गया, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट अब इसको ना सही तरीके से समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। देखो मैथमेटिकली तो सीधी बात है, बट बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि सर ये चीज कैसे हो पा रही है, क्योंकि अगर आप एक स्फीयर की बात करते हो तो उसके इनसाइड में, अगर हम ऐसे इनसाइड की बात कर लेते हैं, तो सर ये सारा जो चार्ज सरफेस पर बैठा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी चाहिए सर। ये अगर मैं सेंटर पे मान लूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ भी तो होगी। एक पॉजिटिव चार्ज तो सारी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता है ना, अगर सारी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ भी होनी चाहिए। अब अंदर अगर आप कहते हैं तो बेटा इसको समझने का तो बड़ा आसान तरीका है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे करके अगर आप अंदर की तरफ करो तो सारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब आप कहोगे सर बात जमी नहीं, मैं कहूंगा चलो देखो एक मिनट ध्यान से देखना बेटा, जब आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर की अगर हम बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, आप कहोगे सर इधर की तरफ फॉर्मूला विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। आप कहोगे सर इसी के जस्ट सामने हो सकता है, हो क्या सकता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे कहां की तरफ होगी? ऊपर की तरफ। इसका भी क्या फॉर्मूला होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि सेंटर पर है तो ये वाला आर और ये वाला आर दोनों सेम होंगे, दोनों चार्जेस सेम है, क्यू और क्यू दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही इसकी वजह से ये कैंसिल, 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 ऐसे करते करते सारे चार्जेस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो जब आप कहते हैं ना इनसाइड अ शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो मैं टेक्निकली किसकी बात कर रहा होता हूं? ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट वो जो नेट फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और गॉस थ्योरम उसे कैसे सिंप्लीफाई करता है, वो कहता है भैया इनसाइड अगर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं हुआ, तो आप उसकी वजह से कह सकते हैं कि कोई भी फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बेटा गॉसियन सरफेस का ना लॉजिक समझो, गॉसियन सरफेस जो होता है वो चार्ज को एनक्लोज करता है, तो इससे जो भी फील्ड बाहर जा रही होगी, जैसे मान लीजिए या तो बाहर जा रही हो या नेगेटिव चार्ज बनाओ तो कहां की तरफ आ रही हो, अंदर की तरफ आ रही हो, इसकी वजह से फ्लक्स आएगा। आपको ये लॉजिक भी समझना है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बना दूं और मैं कहूं कि सर जो बाहर चार्ज होता है उसकी वजह से हम फील्ड क्यों नहीं कैलकुलेट करते, हम उसकी वजह से फील्ड बेटा इसलिए कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि जितना चार्ज बाहर आएगा उतना ही चार्ज अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये फील्ड है तो जितना फील्ड इधर से एंटर कर रही है उतनी फील्ड यहां से बाहर भी चली जाएंगी। तो अगर आप गॉसियन सरफेस को चेक करोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी एंटर करी उतनी बाहर भी चलेगी, तो नेट फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपको ये चीज समझ लिया, ठीक है। अब इस चीज के बारे में बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एक और छोटे से कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद आगे देखते हैं। अब बेटा इसी चीज में आगे चलेंगे ना तो बच्चों के दिमाग में फिर एक और कंसेप्ट आता है, वो कहते हैं अच्छी बात है आने चाहिए, खाली दिमाग तो शैतान का होता है ना, चलते रहना चाहिए दिमाग, देवता कहलाओगे। चलो देखो, जब हम बात करते हैं मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट पास करी कि ये अगर एक सर्कुलर सरफेस है, मान लीजिए ये रहा पॉइंट, तो बच्चे को बोल लगता है कि अरे सर आपने अभी तो बोल दिया हमें कि एक शेल के अंदर सेंटर पर, तो चलो ये वाला लॉजिक बन सकता है कि ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब अगर हम इसे देखें तो हम चलो ये वाली बात सेंटर के लिए तो मान सकते हैं कि सेंटर पर जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी वो इक्वल और अपोजिट थी, तो कैंसिल आउट हो गई। अगर मैं इसी पॉइंट को सेंटर से थोड़ा सा डेविएट कर दूं, जैसे मान लो यहां कहीं पे पॉइंट बना दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, देखो गॉसियन थ्योरम के थ्रू तो वो जीरो रहेगी, बट फिर बच्चे का दिमाग उल्टा चलता है, वो कहता है सर अब तो दिक्कत हो गई, अब तो ये वाले चार्ज के ये पास है तो आर की वैल्यू छोटी हुई, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और ये वाले पॉजिटिव से ये पॉइंट दूर है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर की वजह से तो वीक हो जानी चाहिए। तो टेक्निकली जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करोगे उसमें ये आर की वैल्यू वेरी करने की वजह से एक ई नेट आ जाना चाहिए, और अगर एक ई नेट आ जाएगा तो सर हमारी थ्योरी फेल कर गई। ये भी दिमाग लगाते हैं बच्चे। चलो सेंटर पे तो ये था कि आर की वैल्यू सारी जगह सेम थी, बट अगर इसी पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा इन चार्जेस की तरफ थोड़ा पास आ जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक आएगी। अब इसकी थ्योरी को समझो, ये कैसे चेंज करना है हमें बेटा। आंसर हर चीज का, जवाब तो तुम्हें हर चीज का मिलेगा बेटा, बात आती है तुम समझना कितना चाहते हो। अब ध्यान से देखना, इस थ्योरी को मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं पॉइंट को यहां की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दूं, जैसे मान लो ये रहा एक पॉइंट, बेटा इससे ना डिस्टेंस पर तो फर्क आता है बट जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उस पर भी फर्क आता है। कैसे, आप ना इसका प्रोजेक्शन देखो। अगर मैं इसका एक प्रोजेक्शन बनाना चाहूं किधर की तरफ, इधर की तरफ, जैसे मान लो मैंने यहां से एक प्रोजेक्शन बनाया और एक यहां से एक प्रोजेक्शन बनाया ऐसे, तो अगर मैं इस चार्ज के सामने की तरफ देखूंगा तो आर की वैल्यू कम होने की वजह से जिस चार्ज पर इसका इन्फ्लुएंस है वो भी थोड़ा कम हो रहा है बेटा। और अगर इसी पॉइंट पर मैं इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एरिया वेक्टर, एरिया को दिखा रहे हैं हम कितना एरिया आ रहा है, तो इसी पॉइंट पर ये सारा एरिया एक साथ क्या कर रहा होगा, फील्ड लगा रहा होगा, और इसके सामने जो प्रोजेक्शन जा रही है वो कम जा रही है। ये वाली आर्क बड़ी है, ये वाली आर्क छोटी है, तो इस आर्क के सरफेस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बढ़ गया, यहां ज्यादा है, 1 2 3 4 5, मतलब इसी पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा ये 5 चार्जेस मिलकर एक वो लगा रहे हैं फोर्स, और यहां पर अगर मैं इसका सामने इसका इंपैक्ट देखूंगा तो सिर्फ ये 3 चार्जेस मिलकर। ऐसे यहां पे बनाओगे, यहां से यहां तक की आर्क बनाओगे तो जब उसको एक्सटेंड करोगे तो इन्फ्लुएंस और ज्यादा आएगा। ये सारे मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, ये 3 मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, नो डाउट आर की वैल्यू पर फर्क आया। फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नो डाउट आर की वैल्यू पर फर्क आया, बट बेटा चार्ज पर भी तो फर्क आ गया। जब मैं नेट निकालूंगा 1 2 3 4 5, अगर मैं इस पॉइंट पर इन आर्क्स की वजह से देखूं तो यहां पर 5 चार्ज बैठे हैं, यहां पर सिर्फ 3 चार्ज बैठे हैं, तो Q की वैल्यू बढ़ गई, नो डाउट R की वैल्यू कम है। इसके लिए अगर हम बात करें R की वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर Q की वैल्यू बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, R की वैल्यू घट गई तो R की वैल्यू बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, तो जो नेट वैल्यू रहती है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फिर से ई नेट जीरो आ जाती है। नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से समझो। देखो जब मैं रूम के सेंटर में था तो मुझे चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा था, मानते हो।
अब मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी एक पोर्शन की तरफ चला जाऊं, जैसे मान लो मैं इस वाली बॉल के थोड़ा ज्यादा पास आ गया, यहां पर एक बॉल है, इमेजिन कर लो, इस वाली बॉल के अगर मैं ज्यादा पास आ गया, तो बेटा जब मैं ज्यादा पास आ जाऊंगा ना, तो जो दूर वाले चार्ज है उनका मेरे पर इतना इंफ्लुएंस नहीं आ पा रहा, ज्यादा मेरे नजदीक ये जो सामने बैठे मैं इनकी बात कर रहा हूं, और जो मेरे उस तरफ बैठे उनका आर्क बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दूर से मेरे पे फोर्स लगा रहा है। अब आप मुझे ऐसे समझो, मुझे कैसा फील हो रहा होगा कि इस तरफ से मेरे पे 6-7 बंदे मुझे खींच रहे हैं और इस तरफ से सिर्फ 3-4 बंदे मुझे खींच रहे हैं। नो डाउट यहां वाला फोर्स जो था वो स्ट्रांग था, बट उधर से ज्यादा बंदे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस वाले फोर्स को वो इक्वल कर देते हैं और मेरे पे नेट फोर्स अभी भी क्या रहता है, 0 रहता है। वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट पर आर्क देखो कैसे भी बना लो, ये मत कहो कि सर आपने यही क्यों बनाई, आर्क तो कैसे भी बन सकती है। अगर मैं सारा कुछ हटा दूं और यहां पर सिर्फ मैं एक पॉइंट मार्क करूं, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया इधर, ये सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो इसके लिए अगर मैं कैसी भी आर्क बना दूं, मैं ऐसे बना दूं, एक ऐसे क्रॉस करा दो, एक ऐसे क्रॉस करा दो, तो भी आप यही देखोगे बेटा यहां वाला जो आर्क लेंथ है और यहां वाली जो आर्क लेंथ है उसमें फर्क है। ये आर्क लेंथ ज्यादा है, इसमें ज्यादा चार्ज आ जाएगा, मतलब एक बारी में ज्यादा चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा, इसमें एक बारी में कम चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा। यहां पे सिर्फ 3 है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 है। नो डाउट इसके लिए आर की वैल्यू बढ़ गई, इसके लिए आर की वैल्यू छोटी है, बट इस पर जब हम नेट देखूंगा तो ये सारों का मिलकर जो नेट आएगा, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे भी करती है। तो अगर मैं सारे चार्जेस को ऐड करूंगा तो ज्यादा चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो डिस्टेंस से ज्यादा तो थोड़ा सा कम हुआ, जिसकी वजह से ई पर कुछ फर्क नहीं आता और ये सेम ही रहती है। ऐसी इसकी बात करेंगे तो ये भी यही चीज है, यहां पर अगर चार्ज कम हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, बट डिस्टेंस कम हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो ई नेट आता है वो अब भी ऑलमोस्ट सेम आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब ये सारी चीजें पता है क्या है बेटा, ये हमने ना समझाने के लिए बनाई। एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, ये हमने फाइंड कर लिया था, क्योंकि कोई चार्ज पर इनसाइड नेट फोर्स लग ही नहीं रहा था। अब ये सारे उसके एक्सप्लेनेशन है, हम एक्सप्लेन करना चाह रहे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, हो चुका है, हम नहीं करवा रहे कुछ भी। एक शेल के अंदर आप एक चार्ज को रख रहे हो, तो वो चार्ज ना इधर खसक रहा ना इधर खसक रहा, मतलब इनसाइड उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है तो हम उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफरेंट कंसेप्ट लगाकर हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है, इसी पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म होगा। शेल को देख लिया है हमने, और शेल के साथ साथ हमने एक और कंसेप्ट को देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो रहती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। सारे कंसेप्ट को एक बार वाइंड अप करो, इसे समझो, किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा, ठीक, चलिए।